जय हिंद। आज आप सभी को पॉलिटी का अगला सेशन बताने जा रहा हूँ। कल आप सभी को हम पढ़ा दिए थे, भाग 3 स्टार्ट कर दिए हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहे हैं, जिसमें से आर्टिकल आप सभी को 12 से लेकर 35 तक पढ़ना है। जिसमें से कल आप सभी को मौलिक अधिकार का परिभाषा बता दिए, आर्टिकल 12 बताएं, आर्टिकल 13, 14, 15 बता दिए। आज आप सभी को हम 16, 17, 18 और 19 आर्टिकल बताएंगे। अब ध्यान से देखिए, बताया जा रहा है आर्टिकल 16 में। 16 में क्या बताया जा रहा है? लोक नियोजन। 16 में क्या बताया जा रहा है? लोक नियोजन में समानता। 16 क्या बताया जा रहा है? लोक नियोजन में समानता। क्या लोक नियोजन? मतलब सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सरकारी जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उससे वहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि वहां पर छोटे जाति के भी लोग नौकरी करता है, वहां पर बड़े जाति के भी लोग नौकरी करता है, तो ऐसा नहीं कि छोटे जाति के लोगों के लिए टूटल कुर्सी दे दिए हैं, वही बड़े जाति के लोग है तो उसे हम सोफा वाला कुर्सी दिए हैं। अगर हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वहां भी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़का है, लड़की है, वहां नौकरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो वहां भी नौकरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब 16 का क्या करना है? लोक नियोजन में समानता। सरकारी जॉब में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका एक समान अधिकार। उसको भी सोफा वाला कुर्सी दिया गया है, तो गरीब को भी सोफा वाला कुर्सी दिया गया। मतलब बड़े जाति को भी दिया गया, बढ़िया सा पानी का व्यवस्था दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि मतलब छोटे जाति को पानी की व्यवस्था बढ़िया ना हो जाए, उसके लिए फिल्टर का पानी, उसके लिए ऐसा पानी, गंदा पानी। तो सारे ये सब भेदभाव सरकारी जॉब में नहीं करना है। इसी को कहा गया लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 बताता है। आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। 17 का कहना अस्पृश्यता। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी। क्या कहता है? अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी। मतलब छुआछूत। क्या? छुआछूत। अभी छुआछूत तो बता दिए कि गांव में बहुत ज्यादा होता है। पहले एक जाति था इजवा जनजाति, एक जाति पहले था इजवा जनजाति। अभी भी छुआछूत है, लेकिन छुआछूत धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जब लोग पढ़ाई लिखाई कर लेगा, शिक्षित हो जाएगा, तो ये सब सारा चीज खत्म हो जाएगा, है नहीं? यूरोप में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे लोग सारे शिक्षित है। हमारे इंडिया में शिक्षित है, लेकिन गाँव के अभी अधिकतर गाँव ऐसा है जो अभी अनपढ़ है। तो इजवा जनजाति के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, है? उसको मतलब मंदिर के रास्ते से नहीं गुजरने दिया जाता था। तो छुआछूत, ये सब क्या मसला है भाई? ये छुआछूत क्या मसला है? अभी भी छुआछूत होता है। तुम छोटा जाति में बड़ा जाति है, तुम मुझे छू दिया, मुझे अब नहाना पड़ेगा, उसको गाली दे दिया, उसको मार दिया, ऐसा थोड़े होना चाहिए। तो अस्पृश्यता 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता। छुआछूत हमें नहीं करना चाहिए, छुआछूत हमें नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई छू दिया तो उसको नहीं मार सकते हैं, कोई गरिया नहीं सकते हैं, कोई उसको पटक नहीं सकते हैं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसको इज्जत है, उसको मतलब समाज में उसको हम नीति गंदा नहीं समझ सकते हैं। हमारे संविधान कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधि का अंत। उपाधि, पहले बहुत उपाधि मिलता था। अंग्रेज किसी को केसरी को उपाधि दे दिया जाता था, किसी को नाइटहुड को उपाधि दिया गया था। पहले जमींदार होता था, राजा साहब आ रहे हैं, ठाकुर साहब आ रहे हैं, ठाकुर। पहले फिल्म विल्म में अमरीश पुरी रोल लेता था ठाकुर का, बहुत डेंजर रोल निभा लेता था। तो ये सब क्या करता है? ये जमींदार, ठाकुर, राजा, ये सब अब उपाधि चल गया। अब ये सब भारत में उपाधि नहीं है, लेकिन भारत में अभी भी उपाधि है। कौन सा उपाधि है अभी? मेजर साहब आ रहे हैं, बीएसएफ साहब है, ये टीचर है, ये डीएसपी साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब है, ये सारा उपाधि अभी है। लेकिन ये ठाकुर, जमींदार, ये सब अब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो 18 क्या कहता है? उपाधि का अंत। कौन उपाधि? ये सब नहीं, ये सब तो अभी भी है। ये सब राजा साहब, जमींदार साहब, ठाकुर साहब, ये सब उपाधि अब क्या किया गया? अनुच्छेद 18 के तहत खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़े, समझ में आ चुका होगा, 16 भी समझ में आ गया होगा। सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं है, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए कुर्सी एक है। अमीर के लिए टूटल कुर्सी है तो गरीब के भी टूटल कुर्सी चाहिए। अमीर के लिए बढ़िया सोफा वाला है तो गरीब का भी बढ़िया सोफा वाला चाहिए। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत हमें नहीं रखना है। अगर कोई गरीब छू दिया, कोई छोटे जाति छू दिया, तो उसको नहीं मार सकते, उसको समाज में गाली गलौज नहीं कर सकते हैं,
है, उसको नीचा नहीं दिखा सकते हैं। 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। अभी भी उपाधि एक से एक उपाधि है, लेकिन ये पुरनका उपाधि क्या हो चुका, खत्म हो चुका। अब आप सभी को हम बताएंगे अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा गया है। जिस तरह हमारा शरीर का रीढ़ होती है ना, हमारा शरीर का रीढ़, बैकबोन, उसी तरह अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा गया। क्या कहा गया, रीढ़ कहा गया। ये याद रखना, ये याद रखना भाई लोग। संविधान का रीढ़ किसे कहा गया, आर्टिकल 1919 को संविधान का रीढ़ कहा गया। इसमें 7 रूप में बांटा गया है। इसको कितने रूप में बांटा गया है, 7 रूप में बांटा गया है। कौन कौन सा पहले देखेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या हो सकता है, अभिव्यक्ति के, हमें आजादी है, हमें आजादी है, किसी से पूछने की आजादी है, हम किसी से सवाल कर सकते हैं, चाहे वो मीडिया वाला हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उससे सवाल करेंगे, उससे जवाब मांग सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमें अभिव्यक्ति की आजादी दिया गया है, अभिव्यक्ति की आजादी सभी को दिया गया है। यहाँ भिखारी भी अपने बड़ा मंत्री, सांसद, विधायक से भी आवाज कर सकता है, सवाल कर सकता है, पूछ सकता है, उससे जवाब मांग सकता है, उससे जवाब मांग सकता है, क्योंकि ये सभी को अधिकार दिया गया, उसे जवाब देना पड़ेगा, है ना। पूछने के अधिकार दिया गया है, बात करने का अधिकार दिया गया है, किसी से भी हम बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिजी है, अगर उसके पास समय है आपसे बात करने तो बात कर सकते हैं। पुतला भी जला सकते हैं। अगर कोई नेता उल्टा सीधा काम कर दे, भड़का दे, लड़वा दे, मरवा दे, तो उसका पकड़कर एक मूर्ति बनवाकर, एक पुतला बनवाकर बीच सड़क में माचिस ले जाकर उसको जला देंगे। पुतला जलाने के भी अधिकार दिया गया है। झंडा हम लोग फहरा सकते हैं, अपना झंडा फहरा सकते हैं, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय झंडा क्यों ना हो, चाहे वो धार्मिक झंडा क्यों ना हो। अपने धार्मिक झंडा तो अपने घरों में फैलाओ, अपने राष्ट्रीय झंडा अपने सरकारी विभागों का अपने घरों पर अभी सभी को मतलब भारतीय झंडा को अपने घर में लगाना चाहिए। जिस तरह लोग हिंदू भाई मान लीजिए कि अपने त्योहार में, चाहे वो रामनवमी त्योहार हो, तो उसमें से अपना भगवा झंडे को फहराता है। उसी तरह मुसलमान लोग अगर उसकी ईद मिलादुन नबी त्योहार हो तो उसका अपना धार्मिक झंडा को फहराता है। लोग ये क्यों भूल जाता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, वहां सबसे पहले हिंदू मुस्लिम को अपने छत पर, अपने घर के ऊपर अपने भारत के झंडे को फहराना चाहिए। ये भारत की एकता की शान दिखाती है। लेकिन ये लोग भूल जाता है, सिर्फ धर्म से मतलब रखता है, अपना देश को भूल गया। पहला प्यार होना चाहिए है तो देश से प्यार करो, बाद में अपना धर्म से प्यार करो, है ना। तो अपनी झंडे को भी फहरा सकते हैं। मीडिया को भी अधिकार दिया गया है। मीडिया क्यों किसी को मेक लेके से डाल देता मुंह में कि आप जवाब दो, ऐसा करो, क्यों, उसको अधिकार दिया गया। किसके तहत, अनुच्छेद 19 के पहला रूप में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मीडिया को भी सवाल करने का अधिकार दिया गया। तब ना मीडिया मेक लेके घूमता है, तब ना मीडिया किसी से सवाल करता है और सवाल का जवाब मांगता है। दूसरा है सभा करने का। दूसरा क्या है, सभा करने का। हम 10-20 लोगों को कहीं पर बैठकर सभा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं कि सभा कर रहे तो बंदूक रखा है, लाठी रखा, तलवार फारसा रखा, ऐसा नहीं। सभा हम शांति से करेंगे, कोई जोर झमेला नहीं करेंगे। तो हमें सभा करने का अधिकार दिया गया है। अब इसमें भी पूछने का अधिकार दिया गया, तो क्या किसी को उल्टा सीधा पूछोगे? पूछना वही है जो पूछने के लायक बात होगी, है ना। तो इसमें क्या क्या आ गया, सभा करने का अधिकार। सभा कर सकते हैं, 20-30 लोगों को बैठकर मीटिंग कर सकते हैं, फैसला पंचायत कर सकते हैं, लेकिन उसमें हथियार वथियार लेकर नहीं बैठना है। तीसरा है संगठन। तीसरा क्या है, संगठन, ग्रुप। क्या होना चाहिए, ग्रुप। अभी देखो हर चीजों का ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है, डॉक्टरों का एक ग्रुप होना चाहिए, टीचरों का ग्रुप होना चाहिए, लड़कों का ग्रुप होना चाहिए, लड़कियों का ग्रुप होना चाहिए। तो ये ग्रुप भी बना सकते हैं हम लोग। टीचर अपना ग्रुप बना ले भाई, डॉक्टर अपना ग्रुप रखे, स्टूडेंट अपना ग्रुप रखे, नेता अपना ग्रुप रखे। तो ये संगठन करने का भी अधिकार हमें कौन देता है, आर्टिकल 19। कौन देता है भाई, आर्टिकल 19।
इसका ही चौथा पॉइंट, इस अभी 19 से पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि मतलब 20 21 22 ऐसा जोर नहीं लेना। 19 का ही 7 भाग है। 19 का ही कितना भाग है? 7 है। 2 तक पढ़ा दिए, 3 भी पढ़ा दिए। 4 क्या बोलता है? घूमने की अधिकार। क्या बोलता है? घूमने का अधिकार। हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये नहीं कि किसी का रूम में घूम सकते हैं, किसी का छत पर जाकर घूमेंगे, इसका घर में 1 महीना से घूम रहे हैं, वरना अगर इससे तुम्हारे घूमने से उसके घर वाले को दिक्कत हो जाएगा तो तुम पे लग जाएगा अनुच्छेद 13। क्या लग जाएगा? अनुच्छेद 13। हम तो कल ही बता दिए थे 13 के बारे में। 5वां क्या है? बचने की आजादी। 5वां क्या है? बचने की आजादी। कहीं भी हम जाकर बच सकते हैं, कहीं पर जाकर हम जमीन खरीद सकते हैं, कहीं पर रह सकते हैं, रूम ले सकते हैं, भाड़ा पर रह सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा था कि जम्मू कश्मीर में ये हम लोग जाकर नहीं बच सकते थे। जब 370 धारा था तो हम लोग जम्मू कश्मीर में जाकर नहीं बच सकते। प्रधानमंत्री जी ने 370 को ही हटा दिया। 370 नहीं हटाया, उसके एबीसी उसको आगे पढ़ाएंगे। 370 होता है भारत और मतलब जम्मू कश्मीर भारत का सीमा है। 370 का इति हटा देगा तो कश्मीर हट जाएगा, वो आगे बताएंगे 370। तो इसमें क्या है? बचने की आजादी। क्या है? बचने की आजादी। कहीं भी बच सकते हैं, कहीं कोना में नुका सकते हैं, खेत पथार में बच सकते हैं, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है। संपत्ति। छठा क्या इसका? संपत्ति। संपत्ति में क्या था? मान लीजिए कि आपके पास संपत्ति है और संपत्ति का अधिकार तो अभी तो खत्म कर दिया, पहले तो मौलिक अधिकार 7 था, अभी 6 है। संपत्ति आपके पास है और सरकार कुछ काम कर रही है। सरकार मान लीजिए कि रेलवे लाइन पूरा लंबी बिछाते आ रहा है, और पहले होता क्या कि सरकार लंबी रेलवे लाइन बिछा रही है, सड़कें बना रही है, और उसमें से अगर किसी इंसान का, गांव वाले कोई भी इंसान का बीच में आपका जमीन आ गया, तो इसमें बोलता है कि ये मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं, सरकार भी नहीं छीन सकती है। तो अगर मान लीजिए संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था और सरकार एक बहुत बड़ा रेलवे लाइन बिछा रही है और बीच में आपका हल्का सा 1 कट्ठा जमीन आ गया, तो उसमें सरकार भी आपका ये अधिकार तो नहीं छीन सकती थी। जिस समय संपत्ति का अधिकार जब हम लोग का ये मौलिक अधिकार था, तो सरकार भी तुम्हारा ये जमीन नहीं छीन सकती थी। क्यों? क्योंकि सरकार को भी पता था ये मूल अधिकार है इसका संपत्ति, हम इसका संपत्ति नहीं छीन सकते हैं। तो जिनकी वजह से उसकी रेलवे लाइन तो इतनी लाखों करोड़ों खर्चा होने के बाद 1 कट्ठा जमीन के लिए उसका काम पूरा नहीं हो पाता था, तो सरकार को भी परेशानी हो गया, अरे भाई तो बहुत बड़ा दिक्कत की बात हो जाएगी। तो क्या किया? उसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई था। उसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1978 में 44वां संशोधन किया। संशोधन मतलब जब कुछ बदलाव होता है तो संशोधन किया जाता है। 44वां संशोधन किया और संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार में रहने ही नहीं दिया, बल्कि मौलिक अधिकार से संपत्ति अधिकार को उठा के ले गया कानूनी अधिकार में। किसमें ले गया बाबू? कानूनी अधिकार में। मतलब कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार को कोई खत्म नहीं कर सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। समझ में आ गया? संपत्ति का अधिकार उसे तो होना चाहिए। आप बताओ, कोई हल्का सा जमीन आ जाए उसके लिए तो सरकार को परेशान कर देती थी कि मुझे इतना जमीन, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे यहाँ नौकरी चाहिए, मुझे ये बना दिया जाए, मैं ही ट्रेन चलाऊंगा, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो संपत्ति का अधिकार को सरकार ने 1978 में 44वां संशोधन करके उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब 7वां देखते हैं, व्यवसाय। 7वां क्या देखते हैं? व्यवसाय, बिजनेस। हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं। धंधा, हाँ, कोई भी धंधा नहीं, आवेदन नहीं कि गैर कानूनी धंधा करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग्स बेचे, कोई बंदूक बीच में, मतलब बाजार में जिस तरह सब्जी बेचते उस तरह बंदूक लेके बेचे भाई, सब बाजार में जाकर ड्रग्स लेके बेचे, दारू लेके बेचे, गांजा लेके बेचे,
तो ये तुम्हारा गैर कानूनी बिजनेस हो गया। गैर कानूनी करने का अधिकार सरकार नहीं दी है, बल्कि तुम्हें कानूनी हिसाब से तुम बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आज 16 भी देखें, 17 भी देखें, 18 भी देखें और 19 भी देखें, जिसको संविधान का रीढ़ कहा गया, और 19 के जितना 7 पॉइंट था उसको भी विस्तार से समझ गए हैं। क्लास हम आज यहीं तक देखते हैं, बाकी क्लास कल देखते हैं। जय हिंद।